जरा गहराई में जाकर समझेंगे कि इनके पीछे असल कहानी क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप समझे कि डिजिटल पैसों की बात नहीं है। ये तो एक पूरा नया तरीका है कि हम मालूमात यानी डेटा को कैसे रखते हैं, कैसे महफूज करते हैं। और इस सब की जड़ वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सुना तो बहुत है। इसे एक तरह का डिजिटल रजिस्टर कहा जाता है ना, जो कई जगह फैला हुआ है। जी बिल्कुल। एक मुश्तरका डिजिटल हिसाब किताब का रजिस्टर समझ लें, जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पर एक ही वक्त में अपडेट होता है। अच्छा, और यही वो डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात है कि मतलब कंट्रोल किसी एक कंपनी या बैंक के पास नहीं। सही पकड़ा आपने। कंट्रोल किसी एक के पास नहीं। लेकिन इसका सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक बनता है? मतलब ये महफूज कैसे है फिर? देखें, चूंकि डेटा हजारों जगहों पर एक जैसा मौजूद है, तो कोई एक बंदा या ग्रुप आसानी से उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा भी, तो बाकी सब कंप्यूटर्स उसे फौरन पकड़ लेंगे कि भाई ये डेटा तो बाकियों से मुख्तलिफ है। अच्छा। और इसकी सिक्योरिटी के लिए दो खास चीजें हैं। एक है क्रिप्टोग्राफी। ये हर लेन देन को एक तरह से खुफिया कोड में बदल देती है। और दूसरी चीज है हैशिंग। हर डेटा के ब्लॉक का ना एक मुनफरिद डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है, जिसे हैश कहते हैं। अगर कोई जरा सी भी छेड़छाड़ करे, तो वो फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। बिल्कुल फौरन बदल जाएगा और पूरा नेटवर्क उस तब्दीली को मुस्तरद कर देगा। तो ये सिस्टम खुद अपनी हिफाजत करता है। ये तो वाकई बड़ा जबरदस्त निजाम लगता है। अच्छा, तो फिर इन ब्लॉकचेन से ये क्रिप्टो करेंसी कैसे निकली? क्या ये सिर्फ ट्रांजैक्शन की फीस के लिए बनाई गई थी शुरू में? हाँ, बुनियादी ख्याल शुरू में यही था। जैसे एथीरियम एक मशहूर ब्लॉकचेन है। इस पर अगर आपने कोई ऐप चलानी है या ट्रांजैक्शन करनी है, तो एक फीस देनी पड़ती है। इसे गैस फीस कहते हैं। अच्छा, गैस फीस। जी। और ये फीस आप उनकी अपनी करेंसी यानी ईथर में देते हैं। तो शुरू में तो ये इन प्लेटफॉर्म्स को चलाने का एक तरीका था, लेकिन फिर लोगों ने इन करेंसियों में मतलब ईथर, बिटकॉइन वगैरह में सरमायाकारी करना शुरू कर दी। अच्छा, तो उनकी कीमत बढ़ने लगी? जी, उनकी मांग बढ़ी, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, लोगों का इत्मीनान बढ़ा, तो उनकी कदर भी बढ़ती गई। बिटकॉइन को देखें, कहाँ चंद सेंट का था और कहाँ हजारों डॉलर तक पहुंच गया। हाँ, बिटकॉइन को तो लोग डिजिटल सोना भी कहते हैं, शायद इसलिए कि वो महदूद तादाद में है। बिल्कुल। उसकी महदूद सप्लाई इसकी कदर में एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इथीरियम का मकसद फर्क है। वो एक तरह का दुनिया का कंप्यूटर बनना चाहता है, जहां ऐप्स चल सकें। तो हर करेंसी की अपनी कहानी है, अपनी टेक्नोलॉजी है। एक तो वो ट्रेडिंग हो गई, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। जी, वो सबसे आम तरीका है ट्रेडिंग। लेकिन ये बहुत उतार चढ़ाव वाला काम है। मतलब जितना फायदा हो सकता है, उतना ही नुकसान का भी खतरा है। और वो माइनिंग का भी बहुत सुना है। वो क्या चक्कर है? उसमें बहुत बिजली लगती है सुना है। हाँ, खास तौर पर बिटकॉइन जैसी पुरानी करेंसियों में, जिनका सिस्टम प्रूफ ऑफ वर्क कहलाता है। माइनर्स जो हैं, वो अपने ताकतवर कंप्यूटर से मुश्किल रियाजियाती पहेलियां हल करते हैं। पहेलियां? जी, एक तरह से उससे ट्रांजैक्शंस की तस्दीक होती है और नए डेटा ब्लॉक्स चेन में शामिल होते हैं। इस मेहनत के बदले उन्हें इनाम में वही क्रिप्टो करेंसी मिलती है। लेकिन हाँ, इसमें बिजली बहुत खर्च होती है। ये एक बड़ा मसला है। तो अब इसका कोई हल निकाला है? जी, अब नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक जैसा निज़ाम इस्तेमाल करती हैं। उसमें इतनी बिजली नहीं लगती, वो ज़्यादा माहौल दोस्त हैं। अच्छा, एक और बात सुनी थी कि कोई भी अपना सिक्का यानी टोकन बना सकता है। क्या ये सच है? टेक्निकली हाँ, इथीरियम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना टोकन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहा अब। लेकिन लेकिन असल चैलेंज उस टोकन को वैल्यू देना है, उसकी कोई कदर बनाना है। अगर आपका टोकन किसी काम का नहीं, मतलब किसी गेम में इस्तेमाल नहीं होता या किसी सर्विस के लिए नहीं है, तो वो बस बेकार है। और इसी वजह से बहुत सारे फ्रॉड वाले टोकन भी बन जाते हैं। तो सरमायाकारी से पहले बहुत तहकीक जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, सिक्योरिटी पर वापस आते हैं। ये जो डिजिटल वॉलेट होते हैं और प्राइवेट कीज, ये कैसे काम करता है? अगर सब कुछ पब्लिक है तो प्राइवेसी कैसे रहती है? देखें, हर वॉलेट का एक पब्लिक एड्रेस होता है। समझें आपका बैंक अकाउंट नंबर जैसा। कोई भी इस पर करेंसी भेज सकता है। ठीक है। और एक होती है प्राइवेट की। ये आपकी खुफिया चाबी है, आपका पासवर्ड समझ लें। इसके बगैर कोई आपके वॉलेट से करेंसी निकाल नहीं सकता। तो मतलब ट्रांजैक्शन तो सब देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वॉलेट किसका है। बिल्कुल। लेन देन, बैलेंस सब कुछ शफाफ है, पब्लिक लेजर पर मौजूद है।
लेकिन वॉलेट किसी नाम से जुड़ा नहीं होता, तो एक तरह की गुमनामी भी है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी तो हुआ कि अगर वो प्राइवेट की गुम हो गई तो फिर गए सारे पैसे। कोई बैंक हेल्पलाइन तो नहीं है? यही तो असल नुक्ता है। जी हाँ, अगर आपकी चाबी गई तो आपके कॉइन्स भी गए। मुकम्मल जिम्मेदारी आपकी अपनी है। कंट्रोल आपके हाथ में तो हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी। वो कहते हैं ना, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। तो खुलासा ये करें कि ब्लॉकचेन एक महफूज, शफाफ, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी उसका एक, आप कह लें कि बाई प्रोडक्ट या एक एप्लीकेशन है जो अब खुद एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट बन गई है। बिल्कुल सही खुलासा किया आपने। और याद रखने की बात यह है कि ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसी नहीं है। मुस्तकबिल में ये हर किस्म की मालूमात, जैसे आपके मेडिकल रिकॉर्ड, ज़मीन की मिल्कियत, वोटिंग, इन सब को महफूज बनाने के काम आ सकती है। और टैक्स का क्या हिसाब है? जब तक बैंक में वापस न लाएं कोई टैक्स नहीं? ज्यादातर मुल्कों में उसूल यही है कि जब आप क्रिप्टो बेचकर मुनाफा कमाते हैं और इसे अपनी मुकामी करेंसी में तब्दील करते हैं, तब इस मुनाफे पर टैक्स लागू होता है। लेकिन कवानीन बदलते रहते हैं और हर मुल्क के अपने हैं। वाकई ये एक अलग ही दुनिया है, काफी पेचीदा लेकिन दिलचस्प भी बहुत है। यकीनन। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, जब पैसों का और डेटा का कंट्रोल बड़े इदारों से निकलकर आम लोगों और नेटवर्क्स के हाथ में आएगा, तो उसका हमारे माशरे पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे ज्यादा बराबरी आएगी, ज्यादा आज़ादी मिलेगी, या फिर नए किस्म के मसाइल खड़े होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिले।